ओके, लेट्स गेट इट ऑन. सो अब जो अपन बात कर रहे हैं दैट इज़ अजियोट्रोपिक मिक्सचर. अजियोट्रोप जो अपना पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन वाले जो लिक्विड्स थे, ओके, इट दिस हैज़ समथिंग टू डू विद दैट, ध्यान में रखना. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस थे वो अपन ध्यान में रखना है अपने को. ओके, तो ये इसका अपन एक ब्रीफ डिस्कशन देखा था लास्ट क्लास में. दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, राइट. और ये बिकॉज ऑफ डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, इसके वजह से अपने को अजियोट्रोपिक मिक्सचर्स रिजल्ट होते हैं. दीज आर बेसिकली सॉल्यूशंस जहाँ पे अपन इनको चेंज नहीं कर सकते, इनका रेशो जो है चेंज नहीं कर सकते बाय सिंपल डिस्टिलेशन, या इनफैक्ट डिस्टिलेशन से अपन इनको चेंज नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, राइट. क्योंकि होता क्या है कि ये जो मिक्सचर होता है दे बॉइल at the same temperature and it basically behave as a pure liquid. Okay, two types of mixtures, okay, minimum boiling and maximum boiling azeotropic mixtures. Okay, these are the two types of mixtures. तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं minimum boiling azeotropic mixture. इसी को अपन बोलते हैं पॉजिटिव अजियोट्रोपिक मिक्सचर, क्योंकि ये पॉजिटिव डिविएशन जो दिखाते हैं लिक्विड वो दिखाते हैं अपने को मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोपिक मिक्सचर्स. ओके, और इसी को अपन बोलते हैं प्रेशर मैक्सिमम मिक्सचर. सो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, आइदर मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोपिक मिक्सचर या पॉजिटिव अजियोट्रोप्स, या फिर अजियोट्रोप्स भी बोलते हैं, जस्ट अजियोट्रोप्स रादर देन सेइंग अजियोट्रोपिक मिक्सचर, हम इनको क्या बोलते हैं, अजियोट्रोप्स. सो दिस कैन ऑल्सो बी प्रेशर मैक्सिमम मिक्सचर. प्रेशर कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, इस तरह का. तो देखो सबसे पहले तो ये यही से पता चलता है कि ये कौन से मिक्सचर्स इस तरह का अजियोट्रोपिक मिक्सचर दिखाएंगे, the ones that actually shows positive deviation from the Raoult law. Okay, ऐसे liquids जो positive deviation दिखाते हैं from Raoult's law. For example, if you take ethanol mixture, okay, 95.63% ethanol, तो इसमें obviously 4.67% water रहेगा by mass. Okay, तो अपन ने 95.63% ethanol mixture ले लिया. तो अब क्या होगा कि ये जो mixture है इसको मैं और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है ना. दिस कैनॉट बी फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड इनटू लेट्स से 96 और 97% इथेनॉल और 98 और 99% इथेनॉल. ओके, सो अगर मान लो इफ़ यू जैसे अपन इथेनॉल कैसे बनाते हैं, बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस. मैक्सिमम कितना इतना इथेनॉल बनता है, किसी को मालूम है क्या? मैक्सिमम परसेंटेज जो अपने को मिलता है, आई थिंक इट इज़ लाइक 13% मैक्सिमम होता है. ओके, 13% मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन में फर्मेंटेशन से, अगर अपन इथेनॉल बनाते हैं तो. और इसको अपने को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है बाय डिस्टिलेशन. और इसीलिए जहाँ पे अल्कोहल बनाते हैं वहाँ पे बनाते तो बेसिकली बैक्टीरिया है, लेकिन उसको जो भी है उसका विस्की, रम, बियर जो भी बनाना है उनको अपन क्या बोलते हैं, डिस्टिलरीज. क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टिलेशन हो रहा है बस. ओके, सो डिस्टिलरीज में डिस्टिलेशन हो रहा है, तो इससे अपन कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं अल्कोहल का. ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्कोहल यू आर एक्चुअली मेकिंग, ये उस हिसाब से उसका कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे. ओके, जनरली 40-50% अल्कोहल होता है. ओके, उससे ज़्यादा भी होता होगा, आई डोंट नो, मतलब यू नो प्रॉबेबली, आई डोंट नो क्या इसका स्टैंडर्ड होता है, बट यू कैन हैव अबाउट 40 और 50% ऑफ अल्कोहल. ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को 100% अल्कोहल लेना है, ओके, फॉर वट एवर रीज़न, जैसे लेबॉर्ट्री में अपन एब्सोल्यूट इथेनॉल की यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज में. ऑलराइट, दिस इज़ बेसिकली एज प्योर इथेनॉल एज इट कैन बी, लाइक यू नो इसको स्पिरिट बोलते हैं अपन, 99.99% इथेनॉल. ओके, तो वो अगर बनाना है तो क्या मैं डिस्टिलेशन से बना पाऊँगा? एब्सोल्युटली नहीं. जो डिस्टिलेशन से मेरे को मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 95.63%. इससे अगर ज़्यादा मेरे को चाहिए तो आई कैनॉट डू डिस्टिलेशन एनी मोर. अब मेरे को क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा टू गेट 100% इथेनॉल. अंडरस्टूड है क्या ये? सो डिस्टिलेशन से मैक्सिमम मेरा 95.63% मिलेगा, और उसके बाद मेरे को अगर और ज़्यादा प्यूरिफिकेशन करना है तो उसको फिर मेरे को क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा. ओके, दैट कैन बी डन वेरी इजीली. और क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो जो वाटर होता है इट गेट्स क्रिस्टलाइज्ड एज आइस. तो वाटर को अपन फिल्टर करके निकाल देंगे एज अ आइस, जो बचा रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अल्कोहल. ओके, सो व्हाई डज दिस हैपन, दैट इज़ द थिंग. ओके, और अपने को ये अगर समझ में आ गया तो ये सारे जो टर्म्स है ये समझ में आ जाएंगे.
ये टर्म तो अपने को सीधा सीधा मालूम है, ये अपन डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ से ले रहे हैं कि जो डिविएशन जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ का पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा वही सॉल्यूशन इस तरह का अजियोट्रोप बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जो दो टर्म है वो कहाँ से आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो डिस्टिलेशन कर रहे हैं अपन, तो डिस्टिलेशन का ये ग्राफ बोलते हैं, इसको फेज डायग्राम बोलते हैं बेसिकली। दिस इज अ फेज डायग्राम और अ डिस्टिलेशन कर्व फॉर अ लिक्विड, ठीक है। अब इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। सो ये एक्स एक्सिस पे तो तुमको समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे तुमको समझ में आ रहा है, एक्स का परसेंट है, दिस इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0 एक्स का, और वाई का कितना है 100%, मतलब यहाँ पे प्योर वाई है। और ये एंड पे अगर लेते हैं तो x इज़ 100% एंड y इज़ 0%, तो यहाँ पे प्योर y हो गया और यहाँ पे प्योर x हो गया, और ये बीच में उसके फ्रैक्शंस है। और y एक्सिस पे हम लोग ले रहे टेम्परेचर, ओके। y एक्सिस पे क्या ले रहे अपन ने, टेम्परेचर ले लिया। अब मान लो कि इफ़ आई स्टार्ट माई डिस्टिलेशन एट सम कंपोजिशन, कोई कंपोजिशन ले रहा है, जैसे मैंने जस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय स्टार्टिंग कंपोजिशन, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, स्टार्टिंग कंपोजिशन है। तो लेट्स से दिस इज़ लाइक 25%, ओके। 25% ऑफ x लेना पड़ेगा मेरे को, बराबर है ना। 25% ऑफ x, ये मेरा स्टार्टिंग कंपोजिशन है, पॉइंट A। अब मान लो कि x इज़ एक्चुअली मोर वोलाटाइल, ठीक है ना। x इज़ मोर वोलाटाइल, ये अपन मानते हैं। तो क्या होगा कि मैंने ये जो कंपोजिशन था मेरा 25% वाला x, ओके, मतलब इसमें 75% y हो गया। अब इसको मैंने डिस्टिल किया और x ज़्यादा वोलाटाइल है, तो क्या होगा, जो वेपर फेज जो आएगा, जो वेपर्स जो आएंगे उसमें ज़्यादा प्रोपोर्शन x का रहेगा और कम प्रोपोर्शन y का रहेगा, क्योंकि x इज़ मोर वोलाटाइल, बराबर है ना। तो उसके लिए अपन इस तरह से दिखाते हैं कि जो x था, ठीक है ना, ये पॉइंट था अपना A पॉइंट, जहाँ पे 25% मेरा x था, इज़न्ट इट। अब मैंने इसको इवापोरेट किया, मतलब बॉईल किया, तो मेरे को जो वेपर मिलेंगे उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, उसका कंपोजिशन ये रहेगा B, ओके। तो उसका कंपोजिशन B हो गया। तो इससे ये बात समझ में आ रही मेरे को कि ये जो नीचे वाला जो लाइन है, दिस लाइन, दिस इज़ अ लिक्विड कंपोजिशन। समझ में आया क्या है ये, लिक्विड या मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर कंपोजिशन। और ये जो ऊपर वाला जो लाइन है ये क्या है, ये वेपर मिक्सचर कंपोजिशन। समझ में आ रहा है क्या ये सबको। ऊपर वाला जो लाइन है दैट इज वेपर मिक्सचर कंपोजिशन, नीचे वाला जो लाइन है दैट इज लिक्विड मिक्सचर कंपोजिशन, ओके। सो इसको मैं इस तरह से ट्रीट करूँगा, किस तरह से, ए को मैंने हीट किया तो उसमें से जो वेपर्स मिलेंगे दैट विल बी रिचर इन एक्स, एक्स उसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका कंपोजिशन रहेगा ये, ठीक है ना। अब वेपर को मैं कंडेंस करता हूँ, वेपर को क्या किया मैंने, वो कंडेंस किया, तो कंडेंस किया तो उसका कंपोजिशन तो चेंज नहीं होगा ना, जो वेपर का कंपोजिशन है वही कंपोजिशन उस कंडेंसेट का रहेगा, तो उसके कंपोजिशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उसका कंपोजिशन रहेगा, ठीक है ना। तो मान लो कि दिस इज़ फॉर 30%, ठीक है ना, मतलब वी वेंट फ्रॉम 25% टू 30% इन फर्स्ट डिस्टिलेशन, ठीक है ना। पहला डिस्टिलेशन किया तो हमारा जो लिक्विड था वो कॉन्सेंट्रेट हो गया फ्रॉम 25 to 35%. Now what we'll do is we'll take that liquid जो हमारा 30% x था, अब इसको मैं डिस्टिल करता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने डिस्टिल किया तो ये जो था फिर से x इज़ मोर वोलाटाइल, तो x इवापोरेट होगा और मेरे को जो वेपर्स मिलेंगे उसका कंपोजिशन ये रहेगा। अब इसमें देखो फिर से x का जो है वो कंपोजिशन बढ़ गया है, सो लेट्स से कि दिस बिकेम 40% x, लेट्स से, ओके, 40% x हो गया, ये वेपर है। अब वेपर को मैंने कंडेंस किया तो उसका कंपोजिशन फिर से चेंज नहीं होगा एंड दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे, दिस इज नाउ 40%, लेट्स से 40%, ठीक है ना। इफ आई कीप डूइंग दैट क्या होगा, यहाँ पे आएंगे अपन, दिस इज गोइंग टू बी सम अनदर पॉइंट एंड देन विल गो, एंड देन ऐसे करते करते हम लोग ये पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है।
अब ये पॉइंट पे क्या हो गया कि यू गॉट अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इजंट इट? ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिविएशन के वजह से ये जो दो लिक्विड्स थे अपने उससे भी कम आ रहा है, ठीक है ना। देखो अपना जो डिविएशन है वो ऐसा आता है, ठीक है ना। 1 सेकंड। तो ये देखो ये पॉजिटिव डिविएशन वाला ग्राफ है, ये अपन ने लास्ट इसमें देखा था, इजंट इट? अब ये अपना आइडियल बिहेवियर है, लेकिन पॉजिटिव डिविएशन में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इजंट इट? अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इजंट इट? तो अगर मैं इस ग्राफ के जगह टेम्परेचर यूज़ करूँ, इस लाइन के जगह टेम्परेचर यूज़ करूँ तो वो नीचे से जाएगा इस तरह से, इजंट इट? ये डाउनवर्ड वाला जो लाइन रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द लाइन फॉर टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर ले लूँ, इफ़ आई टेक टेम्परेचर ऑन दिस लाइन, तो ये जो लाइन रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द टेम्परेचर लाइन। ऊपर वाला लाइन रहेगा वेपर प्रेशर का और उसका एग्जैक्टली अपोजिट लाइन रहेगा टेम्परेचर का। ओके, सो इफ़ यू लुक एट हियर, ये हमारा आइडियल बिहेवियर है, ठीक है ना। अगर मैं वेपर प्रेशर लेता तो इस तरह का बिहेवियर मिलता मेरे को, लेकिन मैंने लिया क्या है, टेम्परेचर लिया है तो मेरे को ये लाइन मिल रहा है। समझ में आया क्या? टेम्परेचर और वेपर प्रेशर इसका अपोजिट रिलेशनशिप है, तो मैंने टेम्परेचर लिया है एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, तो लाइन मेरा नीचे जाएगा। वेपर प्रेशर के ऊपर में केस में वो ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है दैट इज़ बेसिकली टेम्परेचर। और देखो क्या हो रहा है, जैसे मैंने ये लिक्विड को बॉईल किया, बॉईल करता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता, फ्लैट। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ। ये पॉइंट पे आया मैं, फिर इसको मैंने कलेक्ट किया, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ वेपर इज सेम, तो यहाँ पे लिक्विड मिल गया मेरे को, लिक्विड को फिर से बॉईल किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। ये पॉइंट पे आया, ठीक है ना। अब ये वेपर हो गए मेरे, वेपर के कंपोजिशन को मैंने कंडेंस किया तो मेरे को लिक्विड मिलेगा पॉइंट ई वाला। इसको फिर से मैंने बॉईल किया तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन। एंड देन ये जो वेपर मिला है इसको कंडेंस कर रहा हूँ। सो ऐसा करते करते आई एम कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अंडरस्टूड। अगर वेपर प्रेशर वाला ग्राफ होता तो जो मैक्सिमम पॉइंट होता मैं वो पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। और टेम्परेचर वाले ग्राफ में मैं लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, वेपर प्रेशर में अपोजिट रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो एग्जैक्टली अपोजिट ग्राफ मेरे को मिलेगा, बट दिस इज द पॉइंट आई एम कमिंग। अब ये जो कंपोजिशन रहेगा इसको मैं चाहे कितनी बार भी डिस्टिल करूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव ऑन द राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड में मूव बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है। इसका मतलब ये जो मिक्सचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इजंट इट? जब अपन लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे थे, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, फ्रॉम दैट पॉइंट। तो दो ब्रेक्स तुमको क्लियरली दिखने चाहिए। ये जो पॉइंट है अप टू दैट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इजंट इट? एंड फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड ऑन दिस साइड द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग ऑफ द मिक्सचर। ये नीचे वाली लाइन अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ से लेके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इस कंपोजिशन का है, इजंट इट? यहाँ पे जो मिक्सचर है उस मिक्सचर का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो मिक्सचर मिलेगा मेरे को, जैसे यहाँ पे आई थिंक आई गॉट टू अप टू मे बी लाइक 50% और मे बी 55%। तो ये जो कंपोजिशन बनेगा, इस कंपोजिशन 50% 55% वाला जो कंपोजिशन है उसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे ये बॉइल होगा। ओके, लिक्विड ए इस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, बी इस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, लेकिन उन दोनों का मिक्सचर एट 55% और सो ये सबसे लो टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है। तो जब मैं बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड के रीच होने के पहले ही ये कंपोजिशन बॉइल हो रहा है एज अ सिंगल यूनिट, पूरा कंपोजिशन ही बॉइल हो रहा है, तो अब प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकता, अब कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर?
यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट जैसे लिक्विड ए है एंड लिक्विड बी, और ये दोनों का मिक्सचर का ये जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है दैट इज मिनिमम, इजंट इट? मिनिमम मतलब ए और बी से भी कम है, इसलिए अपन इसको मिनिमम बोल रहे हैं। इसीलिए इस तरह के अज़ोट्रोप को क्या बोल रहे हैं अपन? मिनिमम बॉइलिंग अज़ोट्रोप, ठीक है ना। लेकिन वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। इफ़ यू रिमेंबर दैट, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ये अपना आइडियल बिहेवियर है, और इसका अगर वेपर प्रेशर देखना है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तभी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है ना। वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या बोल रहे हैं अपन? प्रेशर मैक्सिमम। अगर मिनिमम बॉइलिंग है तो प्रेशर कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। अंडरस्टूड है ये टर्म्स? ओके। अगर मिनिमम बॉइलिंग है तो प्रेशर कैसा रहेगा? मैक्सिमम। ओके। एंड दे आर फॉर्म बाय सॉल्यूशंस दैट शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जो पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहे वो सॉल्यूशन ये इस तरह का अज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। एंड इट शुड बी सेंसिबल, क्योंकि देखो पॉजिटिव डिविएशन अगर दिखा रहा है कोई सॉल्यूशन तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज, इजंट इट? तो इस तरह से ये सॉल्यूशन इस तरह का अज़ोट्रोपिक मिक्सचर बना रहे हैं। इसके ऊपर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है, इसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है। बेसिकली देयर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर तुमने ध्यान से सुना है मैंने जो भी अभी प्रवचन दिया है तो इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके। सो यहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे अपन टेम्परेचर ले रहे हैं, इसलिए जो लाइन है वो नीचे से जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं प्रेशर लेता तो यही लाइन ऊपर से जाता। देयर इज़ अ मैक्सिमम बॉइलिंग अज़ोट्रोप जो निगेटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशन दिखाते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे अपन निगेटिव अज़ोट्रोपिक मिक्सचर, या फिर इसको अपन फिर से बोलते हैं प्रेशर मिनिमम मिक्सचर। ओके। अगर निगेटिव डिविएशन वाले अज़ोट्रोपिक मिक्सचर है, सॉरी निगेटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशंस है फ्रॉम राउल्स लॉ, तो निगेटिव डिविएशन रहने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? निगेटिव डिविएशन है मतलब वेपर प्रेशर भी निगेटिव, इजंट इट? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव डिविएशन वाले तो सब कुछ निगेटिव बोलते हैं ना अपन। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। डेल्टा एच कैसा होता है निगेटिव डिविएशन वाले लिक्विड का? नेगेटिव। डेल्टा वी कैसा होता है? ये भी नेगेटिव। ओके। सब कुछ निगेटिव होता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव नहीं है, इट्स जस्ट डिक्रीजिंग। ओके। और बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे देखो बॉइलिंग वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ओके। तो इसका मतलब जो ग्राफ था अपना, जैसे मैंने पॉइंट ए ले लिया एंड पॉइंट बी, और यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। मान लो कि यहाँ पे प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। पॉइंट ए टू बी, ये अपना आइडियल बिहेवियर हो गया, ठीक है ना। लेकिन डिविएशन अगर दिखा रहा है नेगेटिव डिविएशन, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? नीचे से जाएगा, इजंट इट? और अगर वेपर प्रेशर नीचे से गया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अपोजिट है, ऊपर से जाएगा। सो टेम्परेचर देखो ऊपर से जा रहा है, क्लियर है? सो टेम्परेचर ऊपर से जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली टेम्परेचर, ठीक है ना। दिस इज अ फेज डायग्राम फॉर सॉल्यूशंस दैट शोज मैक्सिमम बाय बॉइलिंग अज़ोट्रोप, या जो निगेटिव अज़ोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो सेम, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हैव टू डू एक्सप्लेन इट स्लाइटली डिफरेंटली, क्योंकि यहाँ पे देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज हो रहा है। जो सॉल्यूशन बन रहा है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है। इफ़ यू रिमेंबर हियर, यहाँ से यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, इजंट इट? इफ यू गोइंग इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था। ओके। आई कैन डू द सेम फ्रॉम दिस साइड एज वेल। अगर मैंने ये सॉल्यूशन ले लिया मान लो, ओके, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आई टुक लेट्स से 10% ऑफ वाई ले लिया है, ओके, एंड आई टेक दैट सॉल्यूशन और इसको बॉइल किया तो मेरे को ये वेपर मिलेगा, ठीक है ना। ये वेपर का कंपोजिशन हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा वाई आ गया इसमें, एंड देन दिस वेपर कंपोजिशन विल कंडेंस, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। जब मैं बॉईल कर रहा था तो जो टेम्परेचर था वो सेम था, और फिर से ये लिक्विड जो मिला है मेरे को कंडेंस करने के बाद, उसको मैंने फिर से बॉईल किया तो ये वेपर मिल रहा है। दिस इज़ द वेपर कंपोजिशन, और ये वेपर को मैंने क्या किया? कंडेंस किया। कंडेंस किया तो मेरे को सेम कंपोजिशन मिलेगा। इसको फिर से मैंने बॉईल किया। सो दोनों केस में इफ़ आई गो फ्रॉम इन दैट डायरेक्शन आई गो टू दैट। सो यहाँ पे इस डायरेक्शन में गया तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, इजंट इट?
तो ये पॉइंट अपने को मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, एक पर्टिकुलर मिक्सचर का या पर्टिकुलर कंपोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम। ये केस में इफ आई गो इन दैट डायरेक्शन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इफ आई गो इन दैट डायरेक्शन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब ये है कि ये जो दो लिक्विड है ए और बी, ठीक है ना, ये दोनों का जो भी बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस कंपोजिशन के मिक्सचर का रहेगा। ओके, अब मान लो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 70 और मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 80, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट अपने को मिलेगा दैट कुड बी 85 डिग्री सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का कंपोजिशन मिलेगा। और जो अपना मिनिमम बॉइलिंग जो अजियोट्रॉपिक मिक्सचर था उसमें कम मिलेगा, तो 70 से कम। ओके, यहाँ पे जो आया, मान लो यहाँ पे ये 70 ले रहे हैं अपन और यहाँ पे 80 ले रहे हैं, तो अपने को सॉरी उल्टा हो गया ना, टेम्परेचर उल्टा हो गया। यहाँ पे 70, यहाँ पे 70 ले रहे हैं, यहाँ पे 80 ले रहे हैं, कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मिक्सचर मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 70 से कम मिनिमम। ओके, सो 70 से कम, तो ये हो गया 65 पकड़ लेते हैं इसको। ओके, तो ये मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। ये मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। नेक्स्ट जो पोर्शन अपन देख रहे हैं दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये वो प्रॉपर्टीज है जो नंबर के ऊपर ही डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। समझ में आना, जो सॉल्यूट मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैं कितने मोल्स ऐड कर रहा हूँ उसी के ऊपर ये प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा। ओके, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। मैं शुगर डालूँ या सुक्रोज डालूँ या और कोई, या फिर ग्लूकोज डालूँ या वट एवर आई कैन ऐड, ठीक है, या फिर चाय पत्ती डालूँ या कॉफ़ी डालूँ, इट डज नॉट मैटर। समझ में आया ना। एज फार एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, आई एम गोइंग टू गेट द सेम प्रॉपर्टी। ओके, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, इसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होती है कॉलिगेटिव की। तो 4 प्रॉपर्टीज़ ये है बेसिकली: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इज दिस क्लियर? चारों प्रॉपर्टी रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना। तो राउल्स लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जो हमने अभी तक देखा था वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में वो होता है कि सबसे पहले तो थियरी अपने को समझना पड़ेगा चारों के, मतलब किस तरह से होता है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, ध्यान में रखना। ये पहली बार सुन रहे होगे तुम, इसलिए तुमको ये थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, ठीक है। दे आर वेरी ईजी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होता है कि टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट बेस्ड अपॉन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनका जो रिलेशनशिप है, इंटरकनेक्शन जो है, ऑलराइट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डोंट फोकस टू मच ऑन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करो इस तरह से कि तुमको थियरी अच्छे से समझ में आए, बट डोंट डू इट लाइक 100 न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थियरी फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं दैट इज़ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि थियरी में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इसमें, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं अपन। वी सॉ डिविएशंस फ्रॉम द राउल्स लॉ, वी सॉ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन। उसका कोरिलेशन किसके साथ है? फ्रॉम विथ अजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के साथ है, इजंट इट। अजियोट्रॉपिक मिक्सचर अपन ने पॉजिटिव और निगेटिव वाले देखे, ओके, मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप। अब जो राउल्स लॉ के जो डिविएशंस थे उसका रिलेशनशिप और एक जगह आता है दैट इज़ विथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का दूसरा रिलेशनशिप रहेगा विथ अबनॉर्मल मोलर मासेस, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके साथ रहेगा। तो ये सारे चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। सो यू नीड टू नो द फ्लो ऑफ दिस टॉपिक। ये चैप्टर का जो फ्लो है, स्टोरी तुमको मालूम रहनी चाहिए, फ्लो, ओके। पिक्चर का जैसे फ्लो होता है ना, वैसे टॉपिक का जो फ्लो है वो अगर मालूम है तो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्चुअली फॉलो द थिंग्स, ओके। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, okay, this is the first colligative property.
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमको ऑलरेडी मालूम है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब लोअर होता है? जब हम कोई सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, इजंट इट? लेकिन रिलेटिव लोअरिंग दैट बिकम्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना? तो ये रिलेटिव लोअरिंग हमको मालूम है कि अगर मान लो किसी लिक्विड में मैं सॉल्यूट ऐड करता हूँ नॉन वोलाटाइल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज मच हायर एज कंपेयर टू शुगर इटसेल्फ, इजंट इट? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। हम यहाँ पे देखेंगे क्यों बढ़ता है, कितना बढ़ता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये अब काय के ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ कितना शुगर मैंने ऐड किया, इजंट इट? अब शुगर की जगह अगर शुगर मेरे पास नहीं है, महंगी है, तो आई कैन ऐड जस्ट, अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना दैट इज माई गोल, तो मैं कुछ और उसमें डाल सकता हूँ, इजंट इट? आई डोंट नीड टू ऐड शुगर बिकॉज इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे ये तो अपने यहाँ जनरली काम नहीं आता, बट कुल्फ़ी सब ने खाई है, इजंट इट? कुल्फ़ी जब बनाते हैं भैया लोग, इजंट इट, तो उसमें सॉल्ट डालते हैं, आइस वाटर में सॉल्ट डालते हैं। तो आइस वाटर में सॉल्ट डालने का मतलब क्या होता है, क्या रीज़न होता है? कि जो फ्रीजिंग मिक्सचर जो होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होता है, ओके? मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज़ हो गया मतलब अल्टीमेटली टेम्परेचर इटसेल्फ डिक्रीज़ हो गया, और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया तो कुल्फ़ी जमेगा। सिर्फ आइस में कुल्फ़ी नहीं जमेगा, इजंट इट? हमको टेम्परेचर ज़्यादा लो चाहिए, इसलिए क्या करते हैं उसमें बहुत सारा आइस डालते हैं, सॉरी बहुत सारा सॉल्ट डालते हैं, तो ये फ्रीजिंग जो पॉइंट है इसका वो डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब वो जल्दी जमता नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट ही अगर लो हो गया, मान लो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, अब मैं अगर इस तरह से उसको बनाता हूँ कि आइस का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है -5, अगर -5 पे ये फ्रीज हो रहा है तो जो आइस है उसका टेम्परेचर इटसेल्फ विल डिक्रीज, नो, इट विल नॉट बी 0, इट विल बिकम -5। तो -5 पे फ्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी -5 हो जाएगा, मतलब जो मिक्सचर रहेगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। इसका एक एक्चुअल जो एप्लीकेशन होता है दैट इज़ इन कोल्ड कंट्रीज, ओके? जहाँ पे स्नो गिरता है वहाँ पे रास्ते पे नमक बिछाया जाता है। नमक डालने से क्या होता है, जो मिक्सचर होता है वो फ्रीज नहीं होता, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, ओके? लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होगा, तो इट डजेंट एक्चुअली फ्रीज। अदरवाइज क्या होता है, फ्रीज अगर हो जाए तो जो रोड्स है वो स्लिपरी हो जाते हैं, उसके ऊपर एक आइस की लेयर जमा हो जाती है एंड यू कैनॉट ड्राइव, ओके? तो इसके लिए उसको क्या करते हैं, रास्ते पे नमक बिछाते हैं। ये नमक जो होता है इट डजेंट मैटर, क्योंकि इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट डजेंट मैटर कौन से टाइप का नमक है, ऑलराइट? हो सकता है नमक में पत्थर कंकड़ सब कुछ हो, इट डजेंट मैटर, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट वी आर एडिंग टू इट। क्लियर है? ओके? एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका भी एप्लीकेशन है, ये मैं आगे समझा के बताऊंगा। सो सबसे पहला जो है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना? स्पेलिंग मिस्टेक समहाउ। सो लेट P be the vapor pressure, okay, of a mixture and X be the mole fraction of the non-volatile solute, ठीक है ना? एक assumption ले लिया कि P is the vapor pressure and X जो है that is the mole fraction of the solute, ठीक है? तो according to Raoult's law for non-volatile solute, Raoult's law for non-volatile solute हम इसी तरह से लिखते हैं, P equal to P naught times X solvent, ओके? तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मेल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट X है तो मान लो कि दिस इज XA, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1 - XB, है ना, मोल फ्रैक्शन को। तो मैं क्या करूँगा ये, सो दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन वी हैड इन द अर्लियर क्लास, isn't it? Mole fraction, Raoult's law for solutions containing non-volatile solute, यही इक्वेशन था। P equal to vapor pressure of the solution is equal to vapor pressures of the pure solvent, okay, times 1 minus mole fraction of solute, okay? इसको मैंने XB लिखा था, if you remember that, XB लिखा था, that is the only difference, other than that everything is same। और इसको अगर इलेबोरेट करते हैं तो ये बनता है इक्वेशन, ओके? इलेबोरेट किया तो ये बन गया। तो मैंने इस केस में वही जो इक्वेशन था अपना राउल्ट्स लॉ वाला, उसी को मैंने इलेबोरेट किया है। सो व्हाट यू गेट इज दिस इक्वेशन, ओके? P
इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट टाइम्स एक्स सॉल्यूट. इसको मैंने इलेबोरेट किया है. शुड बी सिंपल इनफ. ओके, अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ. ओके, ये एक साइड में और बाकी ये दोनों टर्म एक साइड में. तो इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर लिया. तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू पी नॉट टाइम्स एक्स सॉल्यूट. अब मैं एक्स सॉल्यूट के लिए इसको सॉल्व करता हूँ. सो व्हाट आई गेट इज एक्स सॉल्यूट. ठीक है ना. ना सबसे पहले व्हाट इज दिस टर्म पी नॉट माइनस पी. व्हाट इज पी नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इजंट इट? अब ये जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, इजंट इट? तो जो सॉल्यूशन था उसका वेपर प्रेशर कितना था? ये P. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ओके, सो व्हाट इज दिस टर्म? दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अपने को ये पता चल रहा है ना कितने से कम हुआ है, इजंट इट? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा? दिस विल डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इजंट इट? यही से पता चल रहा है अपने को जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतना ज़्यादा पी कम होगा. सॉल्यूट का अगर मैंने मान लो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, यस, सॉल्यूट का अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया मतलब उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया, तो इसमें कम होने वाला टर्म कौन सा है? पी. तो ये जो टर्म है पूरे का पूरा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. मतलब उतना ज़्यादा लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर का, इजंट इट? ओके, अब दिस इज, नहीं समझा. अगर मैंने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन कर दिया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया. ओके, पी नॉट चेंज होगा क्या? पी नॉट तो कांस्टेंट है ना उस सॉल्वेंट के लिए. पी नॉट इज अ कांस्टेंट फॉर दैट सॉल्वेंट. जैसे शुगर सॉल्यूशन ले लिया मैंने, तो वाटर है इसमें प्लस शुगर है. अब ये जो रहेगा दिस बिलोंग्स टू वाटर, इजंट इट? और ये जो है दैट इज फॉर द सॉल्यूशन. ये टर्म जो है पी नॉट दैट इज फॉर प्योर वाटर और पी इज फॉर शुगर सॉल्यूशन, इजंट इट? अब मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया शुगर का, मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया शुगर का, इजंट इट? तो कम होने वाला टर्म क्या है? पी. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होगा. सॉल्यूट अगर ज़्यादा ऐड कर दिया तो पी डिक्रीज हो जाएगा. पी डिक्रीज हो गया तो ये जो टर्म है ये क्या है? पूरे के पूरा ये बढ़ जाएगा ना. पी अगर डिक्रीज हो रहा है तो पी नॉट माइनस पी इंक्रीज हो रहा है, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा. जितना ज़्यादा मैं सॉल्यूट ऐड करूँगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर जो है, जो डिफरेंस है वो बढ़ते जाएगा. वेपर प्रेशर कम हो रहा है लेकिन डिफरेंस जो था पी नॉट माइनस पी ये इंक्रीज हो जाएगा. तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा. रिमेंबर, वेपर प्रेशर नहीं ये हो रहा है. ओके, वेपर प्रेशर कम हो रहा है लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ रहा है. समझ में आया? तो ये इस तरह के टर्म के वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज अदरवाइज टर्म्स में ही इट बिकम्स अ इशू. सो यहाँ पे ये बढ़ता है. सो वी हैव टू सॉल्व दिस. फॉर दैट एक्स सॉल्यूट आ जाता है. तो जो न्यूमरेटर है दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी, इसको मैं डेल्टा पी करके लिख सकता हूँ. सो वी गेट डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी सॉलिड मोल फ्रैक्शन. ठीक है, न्यूमरेटर इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ओके, तो ये पूरे का पूरा जो टर्म है, ये पूरे का पूरा जो टर्म है इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और ये जो सिर्फ न्यूमरेटर जो है वो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग का मतलब ऐसे हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो 100 मार्क की टेस्ट है तुम्हारी. कितने मार्क की? 100 मार्क की. तुमको मिले कितने मार्क? मान लो 80 मार्क मिले. अच्छी बात है, 80% हो गया, इजंट इट? अब
यहाँ पे लोअरिंग कितने का है? 20 का है ना। तुम्हारा 100 था, ये पी नॉट हो गया अपना और ये पी हो गया, तो ये लोअरिंग कितने का हो गया? 20 का। अब अगर मान लो जो टेस्ट है वो मैं 200 मार्क के लेता हूँ, ओके, और तुम्हारा जो स्कोर है वो आता है 120 मार्क, 120 मार्क, या फिर इसको अपन करते हैं सेकेंड, 200 आ गया और इसको अपन करते हैं मान लो 170 मार्क मिल रहे तुम्हारे को, इज़न्ट इट? यहाँ पे लोअरिंग कितने का हो गया? 30 का, है ना। 30, यहाँ पे 20 मार्क्स कम हुए तुम्हारे और यहाँ पे 30 मार्क्स कम हुए। कौन सा अच्छा है? हाउ डू यू डिसाइड? इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ निकालना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ आई गेट द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सिर्फ एनालॉजी दे रहा हूँ मैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख रहा है कि 100 में अगर 80 मिले तो 200 में मेरे को 160 मिलने चाहिए थे मिनिमम, है ना। उससे ज़्यादा मिले हैं तो ये बेटर हो गया ना, इजंट इट? लेकिन सिर्फ मार्क्स, लोअरिंग ऑफ मार्क्स के अगर देखें तो ये बेटर है, क्योंकि यहाँ पे 20 मार्क्स ही कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ लोअरिंग हो गया, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग अगर देखें तो रिलेटिव लोअरिंग के हिसाब से दिस इज एक्चुअली बेटर। अंडरस्टूड है? ये एनालॉजी समझ में आ गई क्या? ओके, सो व्हाट वी नीड इज, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग अपने को ये पता चलना चाहिए कि कौन सा सॉल्वेंट था, सिर्फ ये नहीं कि कितने से कम हुआ, अपना बेंचमार्क क्या था उसके हिसाब से अपना कितना रिलेटिव, तो अपन कंपेयर कर रहे हैं विथ आवर स्टैंडर्ड इटसेल्फ। सिर्फ हम ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं ले रहे, ठीक है ना, हम देख रहे हैं रिलेटिव वैल्यूज, बिकॉज रिलेटिव वैल्यूज आर बेटर इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है ना। इसलिए अपने को क्या देखना है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, सो लोअरिंग से कुछ पता नहीं चलेगा अपने को, क्योंकि अपने को वी डोंट नो व्हाट द जो पी नॉट है वो कितना है, उससे कितना कम हुआ, वी डोंट नो दैट अनलेस एंड अनटिल वी कंपेयर। तो जब कंपेयर करेंगे तभी जाके अपने को पूरा पिक्चर दिखेगा। समझ में आ गया ये? दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड दिस इज, ये पूरा जो है दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर काय के ऊपर डिपेंड है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इजंट इट? ये काय के ऊपर डिपेंड हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर ही डिपेंड करता है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है क्या शुगर है या सॉल्ट है या और कोई ग्लूकोज है या टाइप ऑफ सोल्यूट, इस इक्वेशन में कहीं पे भी नहीं आ रहा है, सिर्फ उसके मोल फ्रैक्शंस आ रहे हैं, इजंट इट? इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? दिस वन, ओके, और दिस वन सेम थिंग है। ये दोनों चीज़ें सिर्फ अलग अलग लिखी है, कभी कभी क्लिक नहीं होता ना अपने को जब अपन देखते हैं, so that's why I am pointing it out. These are colligative because they only depend upon the mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute मतलब उसके concentration के ऊपर ही depend कर रहा है. It doesn't really depend upon the type of the solute. Understood है? So remember, delta P is lowering in vapor pressure, delta P by P naught is a relative lowering of vapor pressure, और mathematically ये अपन बोल सकते हैं कि relative lowering of vapor pressure equals to the mole fraction of the solute, ठीक है ना? That basically is equal to XB, that's it. So that is relative lowering of vapor pressure is equals to mole fraction of the solute, okay? Okay, and that's why it is a colligative properties. लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन है ओके, ये जो इक्वेशन है इट वर्क्स वेल फॉर व्हाट? सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द चॉइसेस एंड देन आंसर द क्वेश्चन। तो ये जो इक्वेशन है दैट ओनली वर्क्स इफ द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल,
ठीक है ना. सो इट वर्क्स ओनली इफ द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल एंड सॉल्वेंट इज वोलाटाइल, ओनली देन. ऑब्वियसली हो क्या रहा है, जैसे अगर मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, ठीक है ना, सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने कोई सॉल्यूट ऐड किया है, जैसे जैसे मान लो कि ये सॉल्यूट ऐड किया है, तो ये जो सॉल्यूशन था और सॉल्वेंट दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था, ओके, वो बढ़ेगा क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, लोअर हुआ है. अब ये लोअर काई के वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो मैंने सॉल्यूट डाला था उसके वजह से. ओके, तो अब जो बात कर रहे हैं अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया है, राइट, क्योंकि सॉल्वेंट जो था जिसमें अपन ने सॉल्यूट डाला, जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का बेसिकली तुम्हारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है. ओके, तो अपने को सॉल्यूट कैसा चाहिए, नॉन वोलाटाइल, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल to have the same effect if you have a solute that is less volatile than the solvent itself. समझ में आया क्या? अगर सॉल्यूट कम वोलाटाइल है सॉल्वेंट से तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. ओके, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, बिकॉज यू नो सॉल्यूशन में लिक्विड लिक्विड बॉन्डिंग जो है दैट कैन बी डिफरेंट. ओके, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट इन सम केसेस इसमें होता है कि तुम्हारा जो वोलाटाइल सॉल्यूट जो है, वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं ना, लेकिन इट इज़ लेस वोलाटाइल दैन द सॉल्वेंट इटसेल्फ. तो उस केस में जो सॉल्यूशन है उसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है. लेकिन जब अपन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो ये डेफिनेटली होता है. ओके, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब भी डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता ही है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है. अंडरस्टूड है? ओके, नेक्स्ट जो चीज़ अपन देख रहे हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. देखो ये जो पहला जो प्रिंसिपल आता है, ओके, जो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये थोड़ा अच्छे से करते हो तो बाकी जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ हो रही है, जब भी अपन सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो सबसे पहला चीज़ क्या हो रहा है, जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इजंट इट. अब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो उसी की वजह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ रहा है, उसी की वजह से जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो उसी की वजह से आ रही है. ठीक है ना, और ये सबसे कोरिलेटेड है टू द वेपर प्रेशर बिकॉज दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो ये अच्छे से पढ़ लो तुम, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो यहाँ पे देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे पहले, ओके, ये अपने को मालूम है. ऑलराइट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसा निकालते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसा निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. ओके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. तो यहाँ पे अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहा हूँ, और ये अपन ने राउल्स लॉ में भी देखा था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में राउल्स लॉ ज़्यादा फॉलो होता है. ओके, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं दे बिहेव आइडियली, राउल्स लॉ ज़्यादा फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में अपने को ये जो रिलेटिव लोअरिंग है वो ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन में मिलेगा, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में नहीं. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके, तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो कम रहेगा. यस, mole fraction of solute is very very less as compared to moles of solute is very small as compared to moles of solvent. okay, तो इसका मतलब यहाँ पे moles of solute मैं निकाल सकता हूँ. so ये हो जाएगा moles of solute divided by moles of solvent. okay, moles कैसा निकालते हैं अपन, moles is equal to weight by molecular weight, isn't it? तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड सेम फॉर सॉल्वेंट. ओके, सो दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ओके, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं. ये सॉल्वेंट ऊपर चले जाएगा, ये सॉल्यूट नीचे आ जाएगा, तो अपने को ये इक्वेशन मिलता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू
वेट ऑफ सॉल्यूट टाइम्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट टाइम्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और हमको देखो सॉल्वेंट का तो मोलर मास मालूम ही होता है, इजंट इट? वेट वी नो, या वेट तो अपन ले रहे हैं ना, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि उसी से तो अपन मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। या फिर हो सकता है कि मोल फ्रैक्शन अपने को दिया हो, अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तो उससे मैं वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ, इजंट इट? मैं अब निकालता हूँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके? और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसके लिए मैं रीअरेंज करता हूँ ये इक्वेशन को, सो वी गेट दिस इक्वेशन, अंडरस्टूड है? ओके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू weight of solute times molar mass of solvent divided by weight of solvent times delta p by p naught. This is relative lowering of vapor pressure. तो ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये अपन ऐसी की ऐसी ही लिखते हैं। जब तुमको सॉल्व करना हो उस हिसाब से तुम इसको फिर पी नॉट को ऊपर लेके जाओ, यू कैन डू वॉट एवर, राइट? डेल्टा पी ये हमको निकालना पड़ता है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा तुम ध्यान दो। डेल्टा पी के ऊपर, डेल्टा पी के लिए मेरे को लगता है पी नॉट माइनस पी, ये दो चीज़ें लगती है, इससे मैं डेल्टा पी निकालता हूँ, क्लियर है? और पी नॉट नीचे में दिया ही है, उससे मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालूंगा, और या फिर इसको इसी तरह से लिख के पी नॉट ऊपर ले लूँगा, जैसे भी मेरे को सॉल्व करना है उस हिसाब से। यहाँ पे रिलेशनशिप देखो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास, इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज डेल्टा पी बाय पी नॉट, इसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। ये नोटिस किया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है ना? मतलब कि अगर मोलर मास ज़्यादा है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। ओके, ये रिलेशनशिप ध्यान में रखना है, ओके? इक्वेशन से ही पता चलता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते ना, हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह से देखते हैं। बट जैसा मैंने बताया, ये चैप्टर में तुमको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रादर दैन न्यूमेरिकल्स। इसमें काफ़ी अच्छे कंसेप्ट्स है बेसिकली। सो वी दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्लियर है? सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके लिए फॉर्मूला ध्यान में रखो। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके? तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। इज दिस क्लियर? ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ओके? अच्छे से ध्यान में रखना है, बेसिकली किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे, ओके? या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि molar mass of solute and yeah, so this is basically nothing but moles of solvent, isn't it? Yeah, 1 by moles of solvent. तो ये कर सकते हैं तुम। तो इसको किसी तरह से सॉल्व करना है, जैसे भी सॉल्व करना है, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आसानी से आंसर आएगा, अदरवाइज ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स टेक अ एग्जांपल। ओके, सो वी हैव 10 grams ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको देखो, सॉल्व करो फटाफट और बताओ आंसर क्या आता है। 10 grams ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू 80 grams ऑफ एसिडोन एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक काम करो, इसको इसका पिक्चर ले लो, ठीक है ना, स्नैपशॉट ले लो, और फिर इसको बाद में सॉल्व करो। विल जस्ट मूव ऑन टू द थियरी, ठीक है? स्नैपशॉट ले लो फटाफट। ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके? अब यहाँ पे राउल्ट लॉ से अपन बोलते हैं कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है किसी भी सॉल्यूशन का, ओके? अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? इसको सिर्फ अपन इक्वेशन के तौर पे प्रूव करेंगे, ओके? नाउ रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बॉइलिंग पॉइंट इज व्हेन द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस टू और बिकम्स 1 atm। जब किसी भी सॉल्यूशन का या लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा
तो वो लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. समझ रहे हैं ना? सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. ओके, नाउ इफ द वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 atm तक लेके जाने के लिए जो हीट करना पड़ेगा वो ज़्यादा करना पड़ेगा. ओके, अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया किसी लिक्विड का या सोल्यूशन का, तो उसको अगर मेरे को 1 atm तक लेके जाना है तो उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा. ओके, इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज़ अ इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. ये क्लियर है? वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. ओके, और ग्राफ के तौर पे इसको इस तरह से अपन एक्सप्लेन करेंगे. सो दिस इज बेसिकली टेम्परेचर ऑन दिस ग्राफ. ओके, प्रेशर ऑन दिस लाइन. ओके, दिस इज वेपर प्रेशर हो गया अपना सॉल्यूशन का. अब मान लो कि दिस लाइन इंडिकेट्स 1 atm. ठीक है ना, ये 1 atm की लाइन है. मतलब वेपर प्रेशर अगर या प्रेशर अगर 1 atm हो जाता है तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगा. ऑलराइट, ये जो ग्रीन लाइन है वो अपन ले रहे हैं. ओके, सो वी स्टार्ट विथ लेट्स से अप टू दिस पॉइंट. ओके, वट एवर पॉइंट वी स्टार्ट, विल स्टार्ट एट दिस पॉइंट एंड देन वी कीप बॉइलिंग इट. वी इंक्रीज द टेम्परेचर. इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. इजंट इट? धीरे 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 वेपर प्रेशर इसका इंक्रीज होते जाएगा. जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है. ओके, और क्या होगा जब वेपर प्रेशर बिकम्स 1 atm, जब वेपर प्रेशर 1 atm पे हो जाएगा तो चालू हो जाएगा बॉइलिंग. ओके, सो ये बॉइलिंग शुरू हो गई इसकी. ओके, तो दिस इज फॉर, ये जो लाइन है ग्रीन वाला, दैट इज बेसिकली फॉर प्योर सॉल्वेंट. ओके, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट. ओके, नाउ इफ यू टेक अ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन से क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने, जैसे ये था पॉइंट, अपना स्टार्टिंग पॉइंट वाज दैट, इज अ डिफरेंट कलर, सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. अब क्या होगा, मान लो कि मैंने इसमें कोई सॉल्यूट डाल दिया. सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर हो जाएगा कम. इजंट इट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. ओके, सो वेपर प्रेशर हो गया दिस, डिक्रीज हो गया वेपर प्रेशर, इतने से डिक्रीज हुआ है. ओके, बिकॉज देर आर द सेम टेम्परेचर, रिमेंबर देर आर द सेम टेम्परेचर, लेकिन सॉल्यूट डालने से उसका वेपर प्रेशर ही डिक्रीज हो गया. और अब मैं इसको हीट करता हूँ, तो हीट करता हूँ तो ये लाइन फॉलो होगा, इंक्रीज होगा उसका भी वेपर प्रेशर. इजंट इट? लेकिन ओवरऑल जो लाइन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस ग्रीन लाइन. ओके, ये सॉल्यूशन की लाइन है, ये सॉल्वेंट के लाइन के राइट हैंड साइड में ही रहेगी. मतलब वेपर प्रेशर उसका हमेशा कम ही रहेगा एट एनी गिवन पॉइंट. और धीरे 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 वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते इट विल ऑल्सो इंक्रीज एंड इट विल बिकम एट 1 atm. और जब ये 1 atm पे हो जाएगा तो ये बॉइलिंग चालू हो जाएगा. ठीक है ना? अब देखो टेम्परेचर, सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर था ये वाला, दैट इज T1, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर था T2. ठीक है ना? दैट इज T2, दैट इज द फाइनल बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन. कितने से बड़ा है तो ये निकालने के लिए मेरे को करना पड़ेगा T2 माइनस T1, दैट इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. इसको अपन बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इज दिस अंडरस्टूड? थियोरी अच्छे से समझ में आई ना? अगर नहीं समझ में आई तो ये वीडियोस जो है वो फिर से एक बार देखो. ठीक है ना? सो ये हो जाएगा, दिस इज योर डेल्टा टी. ओके, this is your delta T, that is the elevation in boiling point. Elevation in basically change in boiling point, isn't it? सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ, कितने से चेंज हुआ, इतने से चेंज हुआ. बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं उसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो दैट इज द ग्राफ. ये ग्राफ तुमको ध्यान में रखने हैं. टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो लाइन है दैट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, और ये जो लाइन है दैट इज फॉर सोल्यूशन. जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाता है,
और इसके वजह से इसको 1 atm पे लेके जाने के लिए मेरे को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा. ओके, so that's why you get elevation in boiling point. Okay, it is also a colligative property क्योंकि it only depends upon the solute. Okay, so that is delta TB is equal to TB minus TB naught. TB ये है boiling point of solution and ये है boiling point of solvent. Okay, or you can just get T2 minus T1, ऐसा भी बोल सकते हो, that is up to you. Now it has been found that delta TB is directly proportional to M. M is molality. Okay, क्योंकि देखो मोलैरिटी अपन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, लेकिन मोलैरिटी चेंज नहीं होती टेम्परेचर से, इसलिए डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. ओके, और प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालता हो तो वी गेट अ न्यू कांस्टेंट KB. सो वी गेट दिस इक्वेशन डेल्टा TB इज इक्वल टू KB टाइम्स M. ओके, KB होता है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, ये दोनों टर्म तुमको ध्यान में रखने हैं, ये दोनों टर्म तुमको ध्यान में रखने हैं. मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ओके, और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. मोलर क्यों बोलते हैं इसको ये बताता हूँ मैं. अगर मान लो मोलैरिटी 1 लेता हूँ इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू 1, तो डेल्टा TB कितना हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB, इज़न्ट इट. अब मान लो कि मैंने 1 kg सोल्यूशन ले लिया, 1 kg का 1 kg सॉल्वेंट लिया. ओके, और इसमें मैंने ऐड किया 1 मोल सॉल्यूट, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहने की वजह से इट रियली डजंट मैटर कि मैं इसमें कौन सा सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ, इज़न्ट इट. इट कैन बी एनीथिंग. ओके, सो इसका मोलैलिटी कितना रहेगा, मोलैलिटी कितना रहेगा इसका 1, इज़न्ट इट. दिस इज गोइंग टू बी 1 मोलर सॉल्यूशन, इसकी मोलैलिटी 1 मोलर रहेगा. अब मान लो कि मैं इसको हीट करता हूँ और मेरे को दिखता है कि ये जो सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है दैट इज़ 100.5 डिग्री सेल्सियस ये आ रहा है सॉल्यूशन का. ये जो सॉल्यूशन था इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है 100.5. अब बताओ डेल्टा T कितना हो गया इस केस में, डेल्टा T इज 0.5 डिग्री सेल्सियस, इज़न्ट इट. दिस इज पर मोल. ओके, तो यहाँ पे KB अगर मेरे को निकालना है इस सॉल्यूशन के लिए, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू KB बिकॉज M इज इक्वल टू 1. समझ में आया क्या. सो किस तरह से मैं KB निकालता हूँ किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉल्यूशन का, मैं उसका 1 मोलर सॉल्यूशन लूँगा और उसका KB निकालूंगा, और यू कैन जस्ट टेक KB इज इक्वल टू डेल्टा TB बाय M. इस तरह से मेरे को KB मिलेगा. तो कभी कभी मेरे को KB निकालना पड़ता है टू यूज़ KB इन डिफरेंट फॉर्मेट. ठीक है, डिफरेंट इक्वेशन में यूज़ करने के लिए KB निकालना पड़ता है. लेकिन थ्योरेटिकली अगर देखा जाए मेरे को अगर KB निकालना है तो ऑल आई हैव टू डू इज़ 1 मोलर सॉल्यूशन लूँ. ओके, और मैं देखूँ सॉल्यूट ऐड करने के पहले कितना बॉइलिंग पॉइंट था, सॉल्यूट ऐड करने के बाद कितना बॉइलिंग पॉइंट हुआ, दोनों का डिफरेंस ले लिया, डेल्टा TB निकाल दिया. दैट डेल्टा TB इटसेल्फ इज KB. अंडरस्टूड है. अब मोलैलिटी अपन निकालते हैं. मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स, ओके, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट टाइम्स 1000. ठीक है, वेट यहाँ पे ग्राम में ले रहे हैं अपन, यही है ना फॉर्मूला मोलैलिटी का. ओके, नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट टाइम्स 1000. ओके, मोल्स अपन लेते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये इस फॉर्मूले में रख दो. तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट टाइम्स 1000. ओके, और यहाँ पे अब अपन डेल्टा TB इक्वल टू KBM, इसमें ये M की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. ये अपना इक्वेशन था, इसमें अपन ने ऐड कर दिया. ठीक है. दूसरा एक चीज़ ध्यान में रखना कि KB को मैं मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ फ्रॉम थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल. mRTB² डेल्टा H, ओके, टाइम्स 1000. तो ये भी फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ. दिस इज बेसिकली फ्रॉम थर्मोडायनामिक.
ये कंसेप्चुअल ऊपर, मतलब इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा. इज अगेन यूज्ड टू क्वेश्चन कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स. सो बेसिकली ये फॉर्मूला m रख दिया है यहाँ पे. सो दिस इज योर m. ओके, सो kb और ये m हो गया. ओके, एंड देन यू रीअरेंज द इक्वेशन फॉर मोलर मास. तो ये हो जाएगा kb दिस. समझ में आया ना. सो ये अगर तुम इक्वेशन देखो, इसमें भी तुमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा टीबी. तो इसका रिलेशनशिप क्या दिख रहा है अपने को, इनवर्स रिलेशनशिप, इजंट इट. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है. ओके, इफ यू लुक एट द इक्वेशन इज प्रीटी मच सेम एज बिफोर. सिर्फ यहाँ पे kb आ गया है अभी, और यहाँ पे अपना डेल्टा p बाई पी नॉट था, उसके जगह डेल्टा टीबी आ गया. सो डेल्टा टीबी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. डेल्टा p बाई पी नॉट दैट इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट आ गया है, या इसको मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं. ठीक है. सो दैट इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास बेस्ड अपॉन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. समझ में आया. तो अपन क्या करेंगे, जैसे मेरे को अगर कोई अननोन सॉल्यूट है, ठीक है ना, कोई सॉल्यूट है जो अननोन है, वी डोंट नो व्हाट द सॉल्यूट इज. नाउ थिंक अबाउट इट लाइक 100 ईयर बैक, 100 साल पहले देयर आर नो टेक्निक्स. ठीक है ना. तो उसका मोलर मास कैसा डिटरमाइन करेंगे, उसका मोलर मास इसी तरह से डिटरमाइन करते थे. ओके, दे वुड मेक अ सोल्यूशन ऑफ इट. ओके, उसका सोल्यूशन बनाएंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है. सो वी गेट डेल्टा टी, बाकी के भी अपन 1 मोल से निकालेंगे उसका, एंड देन वी यूज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ओके, सो वी गेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. अंडरस्टूड है. सो इस तरह से उसका मोलर मास निकाला जाता था. ओके, और इसी टाइप के क्वेश्चंस तुमको आएंगे. इसमें तुमको के भी दिया रहेगा ऑब्वियसली. ओके, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट दिया रहेगा कि इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट ये था, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ये है. वेट्स दिए रहेंगे ऑब्वियसली, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें दी रहेंगी. ऑल यू हैव टू फाइंड इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. सो लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन, देन विल स्टॉप आफ्टर दिस. आंसर करो इसको. कि इथेनॉल इज एडेड टू वाटर, मतलब इथेनॉल ऐड कर दिया अपन ने. इथेनॉल इटसेल्फ इज वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट. ये कोई भी इक्वेशन अपन यूज़ नहीं कर सकते. दैट्स सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड. ओके, रिमेंबर दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन द सॉल्यूट इटसेल्फ इज नॉन वोलाटाइल. मतलब इसका वेपर प्रेशर में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तभी तो अपन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर की बात कर सकते हैं ना. व्हेन द सॉल्यूट इज वोलाटाइल, अगर खुद सॉल्यूट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द वेपर प्रेशर, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कैसा बोल सकते हैं अपन. और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते हैं तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो भी नहीं बोल सकते. इजंट इट. सो यहाँ पे अपने को ध्यान में क्या रखना है कि देखो किस तरह ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है. इजंट इट. इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन. वी जस्ट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. ये चैप्टर का यही खासियत है. कंसेप्चुअली ही ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ये कंसेप्चुअली थोड़ा सा ये करता है. इट्स नॉट डिफिकल्ट. जो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, दिस आर द फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग, सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट difficult. Other than that, it is not a difficult topic. You just have to understand it. समझ में आए. The equation delta TB is equal to Kb times molality of solute. Okay, that equation is only valid the solute is non-volatile. Understood? Okay. All right, guys. If there is no doubt, you guys can leave. Thank you very much. I'll see you in the next class. Okay. Bye bye.